भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती है, जहाँ चुनाव नहीं जीतती वहाँ सरकार बनाती है। लेकिन ये तब जब विपक्ष कमज़ोर हो या विपक्ष में बहुत ज़्यादा दूरियाँ हों। आंध्र प्रदेश से जो भी आएगा वो बीजेपी के पाले में जाएगा, तेलंगाना से जो आएगा वो थर्ड फ्रंट में जाएगा। ये इतनी खिचड़ी पक चुकी है कि केसीआर ने जो वक्तव्य वहाँ दिया कि एक थर्ड फ्रंट की रचना करने हम जा रहे हैं, उसी पटना में केसी त्यागी ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फ्रंट बगैर कांग्रेस का बन नहीं सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेगा विपक्ष। विपक्ष को भी तोलना ज़रूरी है। हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती है, जहाँ चुनाव नहीं जीतती वहाँ सरकार बनाती है। लेकिन ये तब पॉसिबल होता है जब विपक्ष कमज़ोर हो या विपक्ष में बहुत ज़्यादा दूरियां हों। हमारे देश में सबसे पहली जो बड़ी विपक्ष पार्टी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस अपने आप से लड़ रही है। कांग्रेस अंदरूनी कलह से इतनी ग्रस्त है, और कांग्रेस के अंतर्द्वंद कांग्रेस को इतनी कमज़ोर बना चुकी है कि क्या कांग्रेस रहित कोई फ्रंट बन सकता है या कांग्रेस विहीन कोई फ्रंट बन सकता है। हाल ही में केसीआर चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना का विकास का मॉडल वाकई इस देश में गुजरात मॉडल से कई गुना आपको ऊपर मिलेगा। लेकिन वो हिंदी भाषिक नहीं है, दक्षिण भारतीय है, इसलिए वो प्रधानमंत्री के दावेदार तो नहीं हो सकते, लेकिन विपक्ष को एक करने की धुरा जरूर बन सकते हैं। याद करिए, जब आंध्र प्रदेश अपने आप में एक बड़ा राज्य हुआ करता था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलकर, तब एनटीआर वो विपक्ष की धुरी बन के एक हो गए और उन्होंने इस देश में क्रांति की। क्या केसीआर वैसे ही करने जा रहे हैं? केसीआर लगातार विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ उनका वार्तालाप जारी रहता है। तृणमूल कांग्रेस की ममता हो, बीजू जनता दल के नवीन बाबू हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश हो, तेजस्वी यादव हो आरजेडी के, या नीतीश कुमार हो, इनके साथ लगातार उनका वार्तालाप तो चलता ही रहता है। दिल्ली आते हैं तो वो शरद पवार से बात करते हैं, कभी उद्धव ठाकरे को मुंबई जाके बात करते हैं। इस बार बिहार में जो पलटाव हुआ, जो बदलाव हुआ, आरजेडी जनता दल यूनाइटेड फिर एक हो गए और बीजेपी को किनारे लगा दिया। इससे बीजेपी बौखला गई। इससे बीजेपी के पूरे इक्वेशन 2024 के शायद नीतीश कुमार ने बदल दिए। नीतीश कुमार केंद्र में रोल प्ले करने के लिए आते या न आते ये किसी को नहीं पता, लेकिन 2024 के लिए तो मुसीबत खड़ी करी थी बिहार ने। बिहार का बदलाव की जो हवा है वो झारखंड तक पहुंची, और झारखंड में लग रहा था कहीं सोरेन बीजेपी के साथ तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ईडी की पीड़ा, इनकम टैक्स और तमाम इन चीज़ों को देखते हुए और लगातार पार्टी टूटने का, कांग्रेस टूटने का भय था वहाँ पे। लेकिन जो बदलाव बिहार में हुआ उसका इम्पैक्ट झारखंड में हुआ, क्यों तो झारखंड छोटा भाई है बिहार का। और फिर सोरेन ने अपना किला मजबूती से लड़ाते हुए फिर विश्वास का मत हासिल कर ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन कमल वहाँ बुरी तरह से फेल हो गया। ये जब चल रहा था तो केसीआर पटना गए। उन्होंने तेजस्वी यादव से बात की, उन्होंने नीतीश कुमार जी से बात की, और एक बीजेपी रहित, कांग्रेस रहित तीसरा फ्रंट खोलने की बात की। केसीआर के तेलंगाना में केसीआर को जो सबसे बड़ी तकलीफ वो कांग्रेस से हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस और टीएसआर ये दो राजनीतिक दल आमने सामने हैं। केसीआर कांग्रेस को साथ रखना नहीं चाहेंगे। वही हालत ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी के यहाँ भी वो कांग्रेस को छूना नहीं चाहती। कांग्रेस नीतीश कुमार की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि बिहार में नीतीश कांग्रेस के साथ है। शिवसेना केसीआर के साथ है, लेकिन कांग्रेस के भी साथ है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना साथ में थी।
ये इतनी खिचड़ी पक चुकी है कि केसीआर ने जो वक्तव्य वहाँ दिया कि एक थर्ड फ्रंट की रचना करने हम जा रहे हैं, उसी पटना में केसी त्यागी ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फ्रंट बगैर कांग्रेस का बन नहीं सकता। वहीं केसीआर बैकफुट पे आ गए। जब नीतीश दिल्ली आए तो नीतीश ने केजरीवाल से बात की, कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात की। वो लगातार हो सकता है अखिलेश से बात करेंगे, बीजेडी से बात करेंगे, नीतीश कुमार सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर मामला वहीं फंसता है। कुछ राज्यों में कांग्रेस को वो हाथ लगाना नहीं चाहते, कई राज्यों में कांग्रेस को वो साथ में लेके चलना चाहते हैं। ऐसे में क्या कोई फ्रंट शेप ले सकता है क्या? यदि नॉन कांग्रेस फ्रंट शेप लेगा तो उसमें कौन सामने सामने हो सकता है? बीजेडी उड़ीसा से, तृणमूल कांग्रेस बंगाल से, फिर केसीआर आंध्र प्रदेश से, और फिर ये 3-4 और शायद बस यही 3-4 पार्टी हैं। क्योंकि ये जो 3 लोग हैं वो जितना केसीआर तृणमूल मतलब ममता बनर्जी और नवीन बाबू ये जितना कांग्रेस से दूरी बनाए रखे हैं उतनी बीजेपी से भी दूरी बनाए रखे हैं। तो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस में ये 3 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ AIADMK भी है, नीतीश कुमार भी है, शिवसेना भी है, शरद पवार की NCP भी है, केजरीवाल सब दूर देख रहे हैं। केजरीवाल का भी हाल वही है, ना वो 3 में है ना 13 में है, मतलब ना वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते ना बीजेपी के साथ जाना चाहते। तो ये एक विपक्ष का सीन जब सामने आ जाता है तो लगता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं शरद पवार के उस वक्तव्य पे वापस जाना होगा जब शरद पवार ने ये कहा था कि सबसे पहले केंद्र में 2024 में क्या होगा और कौन सरकार बनाएगा और कैसी सरकार बनेगी, इसके प्रारूप पे लड़ने के बजाय हमें सभी को अपने अपने राज्यों में बीजेपी को रोकना होगा। यदि हर राज्य में बीजेपी को रोकने में सभी क्षेत्रीय दल सफल हो सकते हैं और जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, करीब करीब 210-220 सीटें हैं, वहाँ यदि कांग्रेस थोड़ा बहुत भी समर्थन ले सकती है तो बीजेपी को सत्ता में आने से हम रोक सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के बाद कौन होगा, ये उस समय हमारे पास जो आंकड़े होंगे उस आंकड़ों के भरोसे एक नया गठबंधन तब सामने आ सकता है जो चुनाव के बाद होगा। तब हम ये तय करें कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बाकी मंत्री पद कैसे होंगे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लेके यदि हम चलें तो शायद नरेंद्र मोदी को फिर सत्ता में लाने के लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। तो शरद पवार का ये इक्वेशन कहीं कहीं इस बात पे जोर देता है कि शरद पवार जानते हैं कि कुछ राज्यों में कांग्रेस वर्जित है तो कुछ राज्यों में कांग्रेस साथ में चाहिए। ऐसे में कोई ऐसा विपक्ष का थर्ड फ्रंट यदि बनता है जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी होगा तो वो इनडायरेक्टली बीजेपी को ही मदद करेगा, क्योंकि वो जो एनडीए और यूपीए की जो लड़ाई है उसमें यूपीए को कमज़ोर करेगा। जैसे ही यूपीए कमज़ोर होता है एनडीए की बल्ले बल्ले हो जाती है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अपने जो पुराने समर्थक थे, सबसे पुराने शिवसेना, उसके खिलाफ आग उबल रही है। अकाली दल के साथ उनके संबंध पहले से खराब हैं। कहीं कहीं बीएसपी का अंडर हैंड डीलिंग के तहत उन्हें समर्थन मिलता है, वो उत्तर प्रदेश है। बाकी रामविलास पासवान की पार्टी को 2 फाड़ में करके एक धड़ा वो अपने साथ रखते हैं। यूपी में कुछ छोटे छोटे दल उनके साथ हैं। बिहार में वो अकेले हैं। इधर यदि बात करें तो महाराष्ट्र में उनके साथ जो उन्होंने शिवसेना को तोड़ा वो विद्रोही गुट शिवसेना का एकनाथ शिंदे वाला, जिसे मुख्यमंत्री पद उन्होंने दिया, वो उनके साथ है। कर्नाटक में बीजेपी अपने आप से लड़ रही है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बीजेपी है नहीं। तेलंगाना में बीजेपी को जगह है नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश में दोनों लोग मतलब टीडीपी और राजशेखर रेड्डी की जो पार्टी है कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी, वो वहाँ आमने सामने हैं और दोनों बीजेपी के समर्थक हैं। तो ऐसे में आंध्र प्रदेश से जो भी आएगा वो बीजेपी के पाले में जाएगा, तेलंगाना से जो आएगा वो थर्ड फ्रंट में जाएगा।
और जब ये फ्रंट बिगड़ेंगे तो फिर आने वाले समय में बीजेपी फिर सत्ता में आ सकती है। इसलिए विपक्ष को यदि वो बीजेपी से निजात पाना चाहते हैं तो वही फार्मूले पे काम करना होगा जो शरद पवार ने 2 साल पहले दिया था कि अपने अपने राज्यों से पहले अपनी पोजीशन लोकसभा के लिए ठीक करो, केंद्र में सरकार बनती रहेगी और तब तय करेंगे कौन बनाएगा कौन नहीं। भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को दोहराएगी और इसका यूएसपी बनाएगी कि हमारे साथ प्रधानमंत्री का चेहरा है और प्रधानमंत्री के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष के पास वो चेहरा नहीं, विपक्ष के पास मुद्दे होंगे जो अनगणित है, क्योंकि 2014 से 2022 तक मतलब 24 तक जो बीजेपी का शासन है उस शासन में इतने उत्पीड़न के मुद्दे मिल सकते हैं जिसमें जनता को उत्पीड़न हुआ, लेकिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा या फिर परसेप्शन पे चुनाव लड़ा जाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो नीतीश कुमार की दिल्ली डिप्लोमेसी हो या केसीआर का पटना जाना हो वो इतना विपक्ष को बल नहीं देता। हाँ, एक चर्चा ज़रूर शुरू हुई है, लेकिन जो विपक्ष की एकता जिसको कहते हैं वो कहीं से कहीं तक बनती हुई अभी तो नज़र नहीं आ रही, इसलिए विपक्ष को तोड़ रहा था। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा हिंद वॉइस।